अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन। कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन क्या होता है? तो ये एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है जो अपने साइज को बढ़ाने के लिए होता है। और जो ही पार्टिकल्स में एग्रीगेशन हुआ और एग्रीगेट होकर वह अपने क्लोइडल रेंज में आया, अगेन एग्रीगेशन से अगर वह अपने साइज को बढ़ा लेता है तो फिर उसका सेटलिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसको कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन बोला जाता है। और यह जो एग्रीगेशन होता है, यह एग्रीगेशन उसके चार्ज और वैलेंसी पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैलेंसी होगा, कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके लिए हार्डी-सल्ज लॉ दिया गया। हार्डी-सल्ज लॉ के मुताबिक कह रहे हैं कि ग्रेटर द चार्ज और वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग आयंस, ग्रेटर इज द पावर टू कॉज कोआगुलेशन। जितना चार्ज और वैलेंसी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वह कोआगुलेशन को दिखलाएगा। इसको आप बोलते हैं हार्डी-सल्ज लॉ। जैसे इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसका वैलेंसी 1 है, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका वैलेंसी 2 है, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका वैलेंसी 3 है, या कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका वैलेंसी 4 है। तो अब ये अगर जुटता है तो किसी एक से सेम पार्टिकल जिसका वैलेंसी 1 होगा, लेकिन यह जुड़ेगा तो 2 से, क्योंकि इसका भी वैलेंसी और फिर अगेन यह भी जुड़ेगा। ये तो एक था, एक जुड़ा, बस अब तो वैलेंसी खाली भी नहीं। लेकिन इसका देखिए, ये एक था, 2 वैलेंसी खाली था, तो 2 अदर पार्टिकल्स जुड़ा और अगेन उस पार्टिकल का भी वैलेंसी खाली होगा। ये 3 इसके साथ जुड़ेगा और उस 3 का भी वैलेंसी खाली होगा। यहाँ पर 4 इसके साथ जुड़ेगा और उस 4 का भी 3 वैलेंसी खाली होगा, क्योंकि एक ही जुड़ा है। तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेशन को ये दिखला पा रहा है। तो जिस आयन पर वैलेंसी ज़्यादा हो या जिस आयन पर चार्ज ज़्यादा हो, उसका एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें प्रेसिपिटेशन उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसी को आप बोलते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन के लिए बतला दिया गया कि द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द क्लोइडल पार्टिकल्स सो एज द चेंज देम इनटू द लार्ज साइज पार्टिकल व्हिच अल्टीमेटली सेटल एज प्रेसिपिटेट, जिसको आप बोलते हैं कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन। उसी को बोला जाता है कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन। अब हमको समझना है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी कभी पूछता है इस पॉइंट से, उसके बारे में कि अगर रिलेटिव कोआगुलेटिंग पावर की बात करना हो, जो एक सॉल्व लिया गया और दूसरे सॉल्व की बात कर रहे हैं और रिलेटिव कोआगुलेशन की बात कर रहे हैं, दोनों में किसका कोआगुलेशन पावर ज़्यादा, किसका कोआगुलेशन वैल्यू ज़्यादा। तो क्वेश्चंस में ये 2 टर्म दिए हुए रहते हैं और 2 इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर किया गया रहता है। एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोआगुलेशन पावर दिया रहेगा, दूसरे का भी कोआगुलेशन पावर दिया रहेगा, एक का कोआगुलेशन वैल्यू दिया रहेगा और दूसरे का कोआगुलेशन वैल्यू निकालना होगा। तो फ्रेगमेंट हो गए 4। एक हो गया कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 डिवाइडेड बाई कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 is equal to coagulating value of electrolyte 2 divided by coagulating value of electrolyte 1। तो इसमें जो 1 2 3 4 है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का पावर, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का पावर कोआगुलेटिंग पावर, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू कोआगुलेटिंग वैल्यू और पहले इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेटिंग वैल्यू। इससे फॉर्मूला बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये हम लोग टॉपिक देखें कोआगुलेशन और फ्लक्चुएशन। अब हमको देखना है इमल्शन।